जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि जो हमारा वादा है कि हम हर कोर्स को आप तक पहुंचाएंगे और विद कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की, मिडिवल हिस्ट्री की। और मेरा जो सोर्स रहेगा वो रहेंगे सतीश चंद्र जी। अब मैं आपको सोर्स क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग राइटर कभी कभी अलग अलग बातें लिखते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक एविडेंस मैं आपको दे दूं। जैसे जो स्पेक्ट्रम बुक है, जो काफी फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, राजीव इहिर द्वारा, उसमें ये बात कही गई है कि जो वास्को ड गामा के साथ जो भारत में पहुंचे थे, जिन्होंने वास्को ड गामा को गाइड किया कालीकट का रास्ता, वो थे अब्दुल माजिद। गुजराती पायलट थे ये अब्दुल माजिद। और वहीं पर अगर मैं बात करूं सतीश चंद्र की, एससी मतलब सतीश चंद्र, जो मध्यकालीन इतिहास के लिए काफी फेमस हैं, वो इनका नाम बताते हैं इब्न माजिद। इब्न माजिद। तो देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, दोनों ही डिफरेंट है और अलग अलग बुक अलग अलग बातें करती हैं। तो देखिए, एग्जाम में जब आप मीन्स राइटिंग करते हैं और ऐसा कोई मुद्दा होता है तो कोशिश करिए उस राइटर का नाम लिख दीजिए जहां से आपने डेटा लिया है, तो उससे आपके एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाता है कि आपने बहुत डेप्थ एनालिसिस कर रखे हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सोर्स क्या है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आप तक ना रहे। तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम मध्यकालीन की शुरुआत करते हैं जहां से जो माइटी रोमन अंपायर है। अब मैंने माइटी रोमन अंपायर क्यों कहा है? माइटी मतलब होता है विशाल। विशाल का ये रोमन साम्राज्य था, वो टूटता है थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में। अब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। पहले देख लेते हैं माइटी रोमन अंपायर कैसा था। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे अपने स्लाइड पे कुछ इस तरह का फैला हुआ था, ये इस तरह का। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसके उत्तरी जितना यूरोप का एरिया है वो हो गया, और जो नीचे उत्तरी अफ्रीका के जो देश हैं वो आते थे। तो इतना बड़ा ये एक साम्राज्य हुआ करता था। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये साम्राज्य जो था वो कहीं ना कहीं, ये जो आपको दिख रहे हैं रास्ते, लैंड रूट का इस्तेमाल करता था। भारत, इंडोनेशिया, इन जगहों से व्यापार करने के लिए, यानी कि व्यापार होता था पहले भी। क्योंकि देखिए, आपको एक ज्योग्राफी का सिद्धांत पता होना चाहिए, जितनी बड़ी अक्षांश रेखा होगी, यानी कि जितनी बड़ी से मेरा तात्पर्य है उसकी डिग्री जितनी बड़ी होगी वहां उतना ठंडा होगा। यानी कि मैं जितना ऊपर जाता रहूंगा, ये जितना ऊपर में जाता रहूंगा उतना ठंड होगा। तो देखिए, यूरोप की यहां पर स्थित है यूरोप, और आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर कितनी ठंड होती होगी। पहला कारण काफी ठंड, दूसरा यहाँ मीट काफी खाया जाता था। तो दोनों के लिए चाहिए कुछ मसाले, क्योंकि मसाले जो होते हैं हमारे शरीर का तापमान ज्यादा रखते हैं, राइट। जैसे काली मिर्च। तो इसी मसालों के लिए ये व्यापार किया करते थे भारत, इंडोनेशिया, ऐसी जगहों से, और जो इनके मीट है वो स्वादिष्ट बन पाए। और ये जो व्यापार करते थे, जो इनके पास ये वाला हिस्सा था उत्तरी अफ्रीका का, यहां पर काफी सोने की खदानें पाई जाती थी, वहां से सोना निकालते थे और सोना भारत या अन्य देश जहां से व्यापार करते थे उनको देते थे और बदले में मसाले ले जाते थे। तो जो मुख्य स्रोत था इनके व्यापार का वो था ये वाला हिस्सा। अब मैं क्यों बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, आगे चलकर आपको समझ में आएगा। अब देखिए, होता क्या है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, अब 6th सेंचुरी का थर्ड क्वार्टर से मेरा जो तात्पर्य है, जो मतलब है, वो है 550 से लेके 575 के मध्य बीच में टूट जाता है जो बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य है, और विभाजित हो जाता है दो हिस्सों में। एक है पश्चिम यानी कि वेस्ट, और एक है पूरब यानी कि ईस्ट। तो ये बात याद रखेंगे कि 550 और 575 के मध्य जो बहुत बड़ा विशालकाय रोमन साम्राज्य है वो टूट जाता है दो में। अब देखिए, यहां पर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि ये है बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य और ये टूट गया है पूर्व पश्चिम, सर ने बताया था। तो आप इसको ऐसे तोड़ दोगे, ईस्ट और वेस्ट। नहीं, ऐसे नहीं टूटा था। देखिए कैसे टूटा था, वो स्लाइड में आपके समक्ष लाया हूं, ये है। तो यहां पर आपको जो दिख रहा है, अगर ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये है
पूर्व का हिस्सा जो टूटा, और ये वाला है जो ये पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला है आपका पश्चिम का हिस्सा। और एक बात और याद रखेंगे, ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा था वो गया पूर्व के पास, इसीलिए ग्रीन ग्रीन आप देख रहे होंगे। तो जो उत्तरी अफ्रीका था, यानी कि जहां सोना था, जहां से काफी अच्छा व्यापार हो रहा था, वो गया पूर्वी यूरोप के पास। तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर एक बात और याद रखेंगे, इसमें काफी कंट्रोवर्सी है कि जो इटली था वो किसका भाग था। जैसे यहां पर देखेंगे इटली आपको दिख रहा है, इसमें आप दिख रहे होंगे दक्षिण इटली जो है वो पूर्व का हिस्सा है ये वाला, और जो उत्तरी इटली है वो है पश्चिम का भाग। तो देखिए ज्यादातर इसका क्या आंसर है, अलग अलग राइटर अलग अलग बातें करते हैं, और सतीश चंद्र ने भी इसमें कोई टिप्पणी नहीं दी है क्योंकि ये एक विवादित मुद्दा है। तो इसमें क्या है, हम ये मानेंगे कि जो इटली का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हम मान लेंगे इसके पास है, और जो उत्तरी है वो हम मान लेंगे इसके पास है, राइट। और जो रोम स्थित है वो यहां पर है उत्तरी में, ये भी याद रखेंगे। जब हमें ये चीजें समझ में आ गई है तो हमारे लिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ना, खासकर ये यूरोप का हिस्सा पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें ये समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा यूरोप टूटा पूर्व और पश्चिम में। अब देखिए हम शुरुआत करेंगे यहां से, जो एक बात की गई है कि जो 8वीं और 18वीं सदी है उसके मध्य काफी परिवर्तन हुए भारत और दुनिया में। दुनिया से यहां तात्पर्य है खासकर यूरोप, अरब, अफ्रीका, ऐसी जगह। तो देखिए होता क्या है, 8 से 18वीं शताब्दी यानी कि कितने वर्ष हो गए, 1000 वर्ष। 1000 वर्षों में बहुत ऐसी बातें होंगी जिससे परिवर्तन होगा, जिसमें काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। किस किस के मध्य, इंडिया और वर्ल्ड के बीच। तो आगे देखते हैं वो जो परिवर्तन होगा वो एक सामाजिक तौर पर होगा, सोशल वे में होगा, सोसाइटी बेस होगा, और दूसरा होगा पॉलिटिकल बेस, राजनीतिक स्तर पर होगा। वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, वो आपको समझ में आएगा सब। उससे पहले देखिए मैंने यहां पर कुछ डेटा आपको दिया है, जैसे कि मैंने बताया था, हालांकि ये डेटा एक सतीश चंद्र से मैं ले रहा हूं, पर इसमें एक तजुर्बा शामिल है। तो लॉन्ग ट्रेड बराबर कल्चरल एक्सचेंज मैंने लिखा है, ये कल्चर एक्सचेंज लिखा है। इससे क्या तात्पर्य है मेरा, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए उस समय कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यहां से व्यक्ति आया और यहां व्यापार करने के लिए यहां आया, ठीक है। तो देखिए उस समय कोई फ्लाइट का जमाना तो था नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट में पहुंच जाएगा, 2 दिन रहेगा, 5 घंटे की फ्लाइट में वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं था। इतनी एडवांस सोसाइटी नहीं थी। तो कोई व्यक्ति जब यहां से यहां आता था उसे कितने महीनों लग जाते थे पहुंचने में, और जब वो यहां रहता था काफी वर्षों के लिए रहता था, जैसे 10 वर्ष 20 वर्ष ऐसे भी रहता था। तो देखिए कोई व्यक्ति किसी जगह पे इतने समय तक रहेगा तो वो अपने साथ कोई संस्कृति लाएगा, और जहां रह रहा है वहां की संस्कृति से भी वाकिफ होगा। तो इन दोनों संस्कृतियों का कहीं ना कहीं एक ब्लेंड होगा और एक नई संस्कृति बन जाती है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं संस्कृति व्यापार पर निर्भर हो गई थी उस समय, क्योंकि व्यापारी क्या करता था, एक देश से दूसरे देश जाता था और काफी वर्षों तक रहता था, तो इस वजह से अपनी संस्कृति वहां देता था और उनकी संस्कृति लेता था, तो ऐसे ब्लेंड हो जाता था, राइट। तो ये संस्कृति भी मैंने आपको क्यों बढ़ाई है मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहां पर वर्ल्ड का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूरोप, अरब और अफ्रीका, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा यूरोप को पढ़ाने की, जैसे कि यूरोप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे हम अरब और अफ्रीका को पूरी तरह से इसको समझा जाए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, दो माइटी रोमन अंपायर है, माइटी मतलब विशालकाय जो रोमन अंपायर है वो टूटा, मैंने कहा था 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, मैंने बताया था, यानी कि 550 से 575 के मध्य टूटा। और जब टूटा तो ये याद रखेंगे, देखिए एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा, बहुत सारी लकड़ियां एक साथ रखें तो तोड़ी नहीं जा सकती। तो वही हुआ, जब ये विशालकाय था तो सब मिलकर रहते थे, कोई नहीं तोड़ पाया। जैसे ये टूटा और जो पश्चिम वाला भाग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो भाग है इसके पास तो सोना भी नहीं है अब, और ये बड़ा कमजोर पड़ गया। और जैसे ये कमजोर पड़ा तो यहां पर 2 लोगों ने आक्रमण किया, एक आए इधर से रूस से आए और एक जर्मनी से आए। और ये दोनों ही क्या थे, ये काफी बार्बरिक लोग थे। बार्बरिक लोग को हम हिंदी में कह सकते हैं जंगली लोग थे, जिनके लिए युद्ध करना एक मजे का काम होता था। आदमी बच्चों सबको मार देते थे। तो यहां पर देखेंगे आप कि जो आक्रमण होता है पश्चिमी यूरोप में आक्रमण होता है, किसके द्वारा,
स्लाव कहाँ से आए थे? ये रूस से आए थे, और ये जर्मनिक, ये दोनों क्या थे? ट्राइब्स थी, ये ट्राइब्स थे, और ये एक साथ नहीं आ रहे थे, क्योंकि यूरोप भी उस समय सही था, चाहे टूटा पर युद्ध के लिए सही था, परंतु ये एक साथ नहीं आ रहे थे, ग्रुप्स में आ रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कितने हैं। तो अंत में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने तहस नहस कर दिया पश्चिम यूरोप, और वहीं बस गए ये लोग, वहीं बस गए। तो ये बात याद रखेंगे। तो हम क्या सीख पाए कि जो पश्चिम यूरोप है, पश्चिम यूरोप जो है, वहां पर एक ही सभ्यता नहीं रह रही है, यानी कि अब वहां पर जो पहले के रोम साम्राज्य वाले लोग थे वही नहीं रह रहे हैं, और लोग भी आ गए हैं, और जनजातियां भी आ गई हैं, जैसे स्लाव हो गया और जर्मनिक हो गए। और जब किसी क्षेत्र में काफी जनजातियां एक साथ रहती हैं तो उनके अपने अपने कल्चर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूरोप है उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसमें परिवर्तन होगा, कट्टरता नहीं होगी, परिवर्तन होगा, कट्टरता नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा समझने के लिए। अब देखिए बात करेंगे हम जो वेस्ट यूरोप है, जैसे टूटा था ईस्ट वेस्ट में, एक बात देख लेते हैं। जो वेस्ट यूरोप है उसकी राजधानी बनी रोम, उसकी राजधानी बनी रोम, और हालांकि यहां पर हमला कर दिया था स्लाव और जर्मनिक ने, पर इतना याद रखेंगे जो वेस्टर्न की जो राजधानी है वो है रोम, वेस्टर्न साम्राज्य की, पश्चिम साम्राज्य की। और जो पूर्वी साम्राज्य है उसकी जो राजधानी बनी वो बनी बैजेंटियम या कॉन्स्टेंटिनोपोल बोला गया उसे। पूर्व की कौन? बैजेंटियम या कॉन्स्टेंटिनोपोल। और इसका जो साम्राज्य कहलाया, ये तो पश्चिम भाग तो अभी भी रोम साम्राज्य कहलाया, परंतु जो पूर्वी भाग था उसने एक नया साम्राज्य का नाम रखा, वो था बैजेंटीन एम्पायर। तो पूर्वी कौन सा है? बैजेंटीन एम्पायर। अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपोल है, जब आप ये देखते हैं, ये वाला हिस्सा आज के हिसाब से टर्की है, ये वाला आज के हिसाब से टर्की है, और यहां पर इस्तांबुल पड़ता है, राइट। तो ये जो इस्तांबुल वाला एरिया है, यही उस समय कहलाता था कॉन्स्टेंटिनोपोल। जो इस्तांबुल वाला हिस्सा है वही कहलाता था कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये पूर्वी वाला हिस्सा है, इसने जो रोमन साम्राज्य की जो सभ्यता थी, जो उस समय विशालकाय रोमन साम्राज्य था, जब वो टूटा नहीं था, उसमें कुछ उसका कुछ तंत्र थे, जैसे वहां पर मोनार्की अपनाई जाती थी, तो पूर्वी हिस्से में भी मोनार्की अपनाई गई, और जो शक्तियों का केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर थी, यानी कि राजा के पास ही सारी शक्तियां होती थी, तो वो पूर्व जो एम्पायर है, जिसे बैजेंटीन एम्पायर कहा गया, उसने ये दोनों ही विशेषता रखी, यानी कि मोनार्की रखी, राजशाही रखी, और दूसरा शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कि राजा के पास ही सारी शक्तियां होती थी, जो कि माइटी रोमन, जब विशालकाय रोम साम्राज्य था वहां था। पश्चिम में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बताया पश्चिम में तो अलग अलग लोग आ गए हैं, तो वहां की जो राजनीतिक पहलू है वो तो बदलेगा ही, क्योंकि अलग अलग लोग आ गए हैं तो अलग अलग बातें होंगी। ठीक है, अलग अलग तंत्र बनेगा। तो देखिए अब हम देखेंगे जो चर्च होते थे, चर्च का भी हिसाब कुछ परिवर्तन हुआ। देखिए क्या होता है, जो आप सोचते हैं वही आपका धर्म होता है, या जो धर्म है वही आपकी सोच होती है। देखिए कभी तो धर्म शुरू होगा, तो वो सोच से ही धर्म बना, फिर धर्म ने लोगों की सोच बनाई है, मानते हैं ना ये बात। तो देखिए उस समय क्या हुआ, जब पूरा पश्चिम विभाजित हो गया, तो कहीं ना कहीं चर्च भी विभाजित हो गए। कैसे? देखिए यहां पर आपका आ गया पश्चिम वाला हिस्सा, वेस्ट, पेन बदल लेते हैं, और ये है आपका पूर्व। अब पूर्व में तो अभी भी वैसी कट्टरता थी, क्योंकि पुराने ही लोग थे। तो यहां पर क्या है कि यहाँ के जो चर्च कहलाए वो कहलाए ग्रीक, यहां पर लिख देते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कट्टर, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, कट्टर। और जो वेस्ट वाले थे ये कहलाए कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च। तो पहले ये बात याद रखेंगे, ईस्ट वाला कहलाए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और जो पश्चिम वाले कहलाए वो कहलाए कैथोलिक चर्च। और आगे मैं बताऊंगा आपको, जब रेनेसा देखेंगे हम, तो ये जो कैथोलिक चर्च थे यहीं से निकल के आते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। मार्टिन लूथर लेके आते हैं इसे, मार्टिन लूथर। अब देखिए ये डेटा आपको सतीश चंद्र में नहीं मिलेगा, ये यहीं मिलेगा, इसे मैं ज्वाइन करवाऊंगा, डोंट वरी, इसमें भी आप परफेक्ट होंगे, मेरा वादा है। तो देखिए यहां चर्च वाली बात आपको समझ में आ गई। तो कैथोलिक चर्च कहां के हैं? कैथोलिक चर्च हैं आपके पश्चिम वाले हिस्से के, और जो ईस्ट के चर्च हैं वो कौन से? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो पूर्वी हिस्सा था, जिस साम्राज्य का नाम बना बैजेंटीन साम्राज्य, ये काफी फला फूला, फ्लरिशिंग मतलब काफी फला फूला। क्यों फला फूला मैं बता चुका हूं, क्योंकि अफ्रीका का भाग तो इसी के पास आया है,
जो उत्तरी अफ्रीका जो भूमध्य सागर को छूता है, वहां जो सोने की खदानें हैं वो तो इसी के हिस्से में आया, तो फलना फूलना तो इसका बनता ही है। और इसने कहीं ना कहीं जो एशिया से जो व्यापार हो रहा था, मसालों का व्यापार हो रहा था, वो इसने जारी रखा। परंतु जो पश्चिम वाला हिस्सा था वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास खदानें थी नहीं, वो व्यापार कर ही नहीं पाया। ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। पर देखिए, जो ये बैजेंटीन अंपायर है, इसका जो अंत होगा वो 15वीं शताब्दी में हो जाएगा, क्योंकि टर्क के आने से। क्योंकि 1453 में जो ओटोमन टर्क हैं, ओटोमन टर्क जो होते हैं, वो आक्रमण कर देते हैं कॉन्स्टेंटिनोपोल में, और कॉन्स्टेंटिनोपोल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। कौन? ओटोमन टर्क। अब ये ओटोमन टर्क क्या थे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब। तो यहां पर थोड़ा मैं आइडिया देता हूं आपको, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, जैसे ये टर्की दिख रहा होगा वो, तो हिंदी वाली बुक में इसको तुर्क लिखा रहता है, तो लोग समझते हैं तुर्की के लोग थे ये। नहीं, ऐसा नहीं था। जो टर्क थे ये बेसिकली कहाँ के थे? ये बेसिकली थे, ये जो सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा होता हमारा, ये वाला, यहाँ के लोग थे। और ये किसी भी मुख्य धर्म को नहीं मानते थे। मुख्य धर्म से मेरा मतलब है, उस समय होता था हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ये जो मुख्य धर्म होते थे इनको नहीं मानते थे। इनका एक ये बार्बरिक जंगली लोग थे। ठीक है, क्योंकि धर्म जो है एक जंगली आदमी को आदमी बनाता है, मानवता देता है, राइट? ये बात हम मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप टर्क समझ गए होंगे। और 1415 में इन्होंने आक्रमण कर दिया है और खत्म कर दिया है किसको? कॉन्स्टेंटिनोपोल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहां पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। देखिए, पश्चिम में क्या होता है, जो 6 से 10वीं शताब्दी के मध्य, यहाँ पर अब सोना तो है नहीं, व्यापार कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर इनके जो शहर थे वो खत्म होने लगे, व्यापार खत्म था तो शहर भी खत्म होने लगे, लोग जाने लगे यहाँ से बाहर। और ऊपर से जो स्लाव थे, जर्मनिक थे, ये लोग यहाँ आक्रमण कर रहे थे, तो यहाँ बड़ा अराजकता फैल गई थी, एनार्की फैल गई थी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए 6 से 10वीं का जो बीच का समय है उसको कहा गया डार्क एज। इतिहासकारों ने इसे क्या बोला है? डार्क एज। ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं। परंतु एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब कहीं ना कहीं कुछ था नहीं, सोना था नहीं, इनके व्यापार करने के लिए क्या करें? तो उस दौरान इन्होंने खेती पे ध्यान रखा। ये आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, खेती पे ध्यान रखा। और कहीं ना कहीं खेती में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि 10वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 10वीं शताब्दी के बाद का समय जो था, ये इतने फल फूल गए थे खेती से कि ये अपने लिए तो अनाज उगा ही पा रहे थे। बाकायदा इतना अनाज उगा रहे थे, इतना एक्स्ट्रा अनाज उगा रहे थे कि ये इसको निर्यात कर पा रहे थे, और निर्यात करके ये लोग काफी धन एकत्रित कर पा रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका फॉरेन ट्रेड बढ़ा, विदेशी व्यापार इनका बढ़ा। और देखिए, इतना बढ़ा कि 12वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने अपने जो इनका इटली वाला क्षेत्र है, इटली में इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज भी खोल दी। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं अब जो एक धर्म जो हमें ऑर्थोडॉक्सी सिखाता है, कट्टरता दिखाता है, उससे ये बाहर थे। क्यों थे? क्योंकि मैंने बताया था अलग अलग लोग आ गए थे, तो धर्म का जो होता है ना, वो धर्म का जो कट्टरता होती है वो खत्म होने लगती है जब अलग अलग लोग आ जाते हैं, अलग अलग धर्म के। क्योंकि हर धर्म अलग अलग बातें करता है और वो तर्कपूर्ण बातें करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, धर्म की तरफ कम आकर्षित होते हैं, और वो कहीं ना कहीं तकनीक की तरफ, यानी कि ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, धर्म इनके वहां इतना कट्टर नहीं था। इसी कारण 12वीं शताब्दी के आसपास इटली में 2 विश्वविद्यालय, दो यूनिवर्सिटीज खोली गई, पदुआ और मिलान। ये बात याद रखेंगे, डेटा मिल गया आपको। पदुआ और मिलान विद्यालय कहां पर था? इटली में था। ठीक है, और यही कारण बने थे रेनेसा के। रेनेसा में आपको बहुत आगे पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द पढ़ाऊंगा, सॉरी। अब देखिए, यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट है, फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म क्या है? देखिए, ऐसा है कि बात करेंगे हम वेस्टर्न यूरोप की, क्योंकि अराजकता जो थी वेस्टर्न यूरोप में ही फैली थी। क्यों था? क्योंकि वहां सोना था नहीं, व्यापार करने के लिए कुछ था नहीं, अलग अलग ट्राइब्स वहां आक्रमण कर रही थी, तो अराजकता फैलनी थी। अब ऐसी अराजकता में क्या होता था, जो जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आर्मी रखेगा अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए। और जो बहुत कमजोर वर्ग है वो क्या करेगा, ऐसे के पास चला जाएगा जिसके पास काफी आर्मी है, जिससे कि कोई उसको मारे ना। तो ऐसी अराजकता में उदय होता है फ्यूडलिज्म का। और ये कहाँ होगा? वेस्टर्न यूरोप में। अब मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे वेस्टर्न यूरोप में ही क्यों हो रहा है, ईस्टर्न यूरोप में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सोने की खदानें तो ईस्टर्न यूरोप के पास चली गई, राइट? तो देखिए,
पहले इसके बारे में थोड़ा फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। जो ये फ्यूडल शब्द है ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द फ्यूडम से निकला हुआ है और इंग्लिश में इसको कहा गया फीफ। ये बात याद रखेंगे, बहुत आसान डेटा है। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूं पहले आपको। देखिए होता क्या था, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक सबसे ऊपर राजा होता था, राजा के नीचे नोबल्स होते थे, फिर नाइट होते थे, फिर पीजेंट होते थे। अब इसको एक इलैबोरेट फॉर्म में कर देते हैं, इसको अब वर्तमान से लिंक करके समझाता हूं मैं आपको। जैसे सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, एक पेन का कलर चेंज कर देते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, फिर उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं। इस तरह से एक हायरार्की होती है, ठीक है। अब देखिए जो राजा है ये तो राजा है, राइट, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये इसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये इसको पहले इसको रिपोर्ट करेंगे, फिर ये इनकी रिपोर्ट आगे भेजेगा, और ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये इसको रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से ये कार्य चलता था। तो सेम इसको हम फ्यूडलिज्म में भी समझेंगे। राजा पीएम को हम इसमें किंग बना रहे हैं, किंग, पेन का कलर बदल देते हैं। किंग के नीचे बैठते थे ड्यूक्स, या इनको अर्ल्स भी कहा जाता था। फिर ड्यूक्स के नीचे होते थे बैरन, ठीक है। फिर बैरन के नीचे होते थे नाइट, फिर नाइट के नीचे होते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब होता था किसान, जो बहुत गरीब किसान होता था, जो असल में खेत में काम करता था। अगर मैं इसको सीरीज में लिखूं 1 2 3 4 5, इसको मैं स्लाइड में लिख लेता हूं जिससे कि एक सेकेंड। देखिए 1 में है किंग, यहां पर है ड्यूक्स या इसको अर्ल भी कहा जाता था। 3rd में है आपके बैरन, 4th में है आपके नाइट, और 5th में है आपके पीजेंट्स। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान देंगे, जो असल में जो खेत पे काम करता था, जो लेबर करता था, वो था 5 नंबर। बाकी जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एक तरह के लैंडलॉर्ड थे, एक तरह के ये इनके पास जमीनें हुआ करती थी, ठीक है। परंतु असल में काम कौन करता था? 5। अब ये यहां पर ही एक बात याद रखेंगे, जो नाइट होता था सेना यही मेंटेन करता था। सेना जो आर्मी होती थी, चाहे वो कैवेलरी मतलब घुड़सवार, कैवेलरी मतलब घुड़सवार, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, इन्फेंट्री कौन मेंटेन करता था? नाइट। अब देखिए यहां पर एक और सिद्धांत समझ लीजिए। जो राजा होता था, देखिए उस समय क्या हो रहा है कि मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा वेस्टर्न यूरोप का क्षेत्र है, यहाँ पर 2 राजा हैं, राजा 1 और राजा 2। अब होता क्या था कि अब इनमें से जो भी बलशाली होगा वो एक दूसरे पे आक्रमण कर देगा, क्योंकि अराजकता थी, लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, अलग अलग जनजातियां भी आ रही थी, इनको उनसे भी लड़ना था। तो ये क्या करते थे, इनके पास जैसे इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा है, राइट, तो उसको वो ऐसे विभाजित कर देते थे। जैसे एक लैंड एक को दे दी, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, चौथी चौथे को। और ये जो लैंड दी जा रही है ये दी जाती थी, जैसे ये जो 1 लैंड है, इसको यहां जूम कर लेते हैं, ये दी गई है, सबसे ऊपर कौन था? ड्यूक्स और जो अर्ल है उनको दे दी जाती थी। और ड्यूक्स और अर्ल क्या करते थे, अब ये मान लीजिए ये जूम कर दिया मैंने एक को इतना बड़ा, वो भी उसको आगे डिवाइड कर देगा। वो किसको दे देगा? बैरन को। बैरन को दे देगा, 2 बैरन को दे देगा, और बैरन भी आगे क्या करेगा? नाइट को दे देगा और डिवाइड कर देगा। और लास्ट में जो काम करते थे वो पीजेंट करते थे। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे कि कैसे एक हायरार्की काम करती थी। अब एक बात और याद रखेंगे, देखिए फ्यूडलिज्म को लोग बहुत डरते हैं इससे, पर मैं आज इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वेसल का। वेसल क्या होता है और फीफ क्या होता है? FIEF। देखिए बहुत आसान है। वेसल क्या होता है, फीफ क्या होता है? देखिए फीफ मतलब होता है जमीन देना, फीफ मतलब होता है जमीन देना। देखते हैं, यहां पर है किंग, यहां पर है ड्यूक, और यहां पर है आपका बैरन, और भी है, नाइट भी है। तो अभी हम तीनों को ले लेते हैं। किंग जो है अगर हम देखेंगे, किंग क्या करेगा? ग्रीन से ये जो मैं फीफ बना रहा हूं, ये फीफ देगा किसको? ड्यूक को। और जो ड्यूक होगा ये किंग का वेसल होगा। वेसल का मतलब होता था किंग को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ड्यूक खड़ा रहेगा, कभी भी किंग के ऊपर आक्रमण होगा तो ड्यूक आ जाएगा, क्योंकि ड्यूक क्या है? वेसल है किंग का। और यही प्रथा आगे भी चलेगी, माफ कीजिएगा, मतलब इसको हमने ग्रीन से देख लेना है और ऊपर वाला ब्लू से। अब आप समझ गए होंगे कि ड्यूक जो है फीफ देगा जमीन के रूप में बैरन को आगे, और बैरन उसका क्या बन जाएगा? वेसल, और सेम आगे। तो यही
प्रक्रिया चलती है इसमें। अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि किंग को कभी भी जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं नोबल किससे कहेगा, नाइट से। नाइट के पास सेना पड़ी है तो फिर नाइट हेल्प करने जाएगा किंग की। तो ये चलता था, ये था एक फ्यूडलिज्म, राइट। तो आइए थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्यूडलिज्म वेस्टर्न यूरोप में आता है क्योंकि आता अराजकता है, और मैंने आपको बता दिया है कि वेसल क्या होता है और फीफ क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब देखते हैं ओथ क्या होता है। देखिए ओथ का क्या मतलब होता था। अब देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस वाले स्लाइड में, यहाँ पर आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली आगे चल के कौन बन जाता था, जिसने सेना रखी हुई है, नाइट। होता क्या था, राजा के ऊपर जरा भी कमजोरी हो जाए। कमजोरी कैसे होगा, राजा जैसे राजा के बेटे हैं, राजा मरने वाला है, अब ये तय नहीं हो पा रहा कि गद्दी में कौन बैठेगा। बड़ा बेटा कहेगा मैं बैठूंगा, छोटा बेटा कहेगा मैं बैठूंगा, तो लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लड़ाई हो गई है। तो इसका फायदा ये नाइट उठा लेता था क्योंकि असल में सेना इसी के पास थी, और ये करता था राजा को मार देता था और कहता था अब से राजा मैं। तो क्या किया जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला गया वो निकाला गया ओथ से, यानी कि शपथ। अब ये शपथ क्या, देखिए उस समय की जो सोसाइटी होती थी वो साइंटिफिक नहीं होती थी, वैज्ञानिक सोसाइटी नहीं होती थी। उस समय तो ये माना जाता था कि पृथ्वी बीच में है और अर्थ चक्कर, माफ कीजिएगा, पृथ्वी बीच में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। पर जब साइंस आई तो साइंस ने ये बताया कि भैया ऐसा नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है। सूरज एक जगह होता है और पृथ्वी चक्कर मारती है। तो उस समय तो ऐसा था नहीं। तो उस समय क्या करते थे लोग, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि राजा ऐसा है, राजा के पास ये शक्ति है, अगर तुमने राजा का गलत किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारे फैमिली को पाप लगेगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जाता था और बाइबल की बातें की जाती थी, इस तरह की बातें की जाती थी। तो क्या होता था, उस बाइबल पे इन लोगों को ओथ दिला दी जाती थी, शपथ। और इस शपथ से ये लोग डरते थे क्योंकि उस समय की सोसाइटी वैज्ञानिक नहीं थी, राइट। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, मैंने बता दिया, ओथ। एक बार देख लेंगे, ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे ओथ। अब आप समझ पाए होंगे क्या है इसके पीछे रीजन। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिखेगा, अब ये सर्फडम क्या है, एक सर्फडम और मैनर। जो यूरोप में फ्यूडलिज्म था वहां पर दो सिद्धांत और थे, यानी कि दो विशेषताएं और थी सर्फडम और मैनर की। बहुत आसान है, देख लेते हैं सर्फडम क्या थे। देखिए जो सबसे नीचे जो किसान है, किसान भी उस समय अलग अलग वर्ग के होते थे। थोड़े अच्छे किसान, जैसे आज भी दिखता है आपको, कुछ अच्छे किसान होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कुछ बहुत गरीब किसान होते हैं। तो जो सबसे गरीब, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, वो थे सर्फ, माफ कीजिएगा, वो थे सर्फ। ये ऐसे किसान होते थे जो जिनकी आजादी निर्भर करती थी उनके मालिक पे, जिनको हम लॉर्ड कहते थे। मतलब इनकी स्थिति ये थी कि ये किससे शादी करेंगे ये भी लॉर्ड निर्धारित करता था। ये कितने समय तक काम करेंगे ये भी कौन निर्धारित करेगा, लॉर्ड करेगा। और ये उस जगह को छोड़ेंगे जिस जगह पे ये रह रहे हैं, अगर ये किसी और जगह पे जाना चाहते हैं तो वो भी निर्धारित कौन करता था, लॉर्ड। तो इनको कहते थे सर्फ। और जो लॉर्ड होते थे ये एक बहुत बड़े महल में रहते थे, उस क्षेत्र में बड़े बड़े महल भी बनते थे, किले बनते थे, उन किले को कहते थे मैनर। तो मैनर होता था रहने वाली जगह जहां लॉर्ड रहता था, और सर्फ होते थे बहुत गरीब किसान जिनकी स्वतंत्रता भी ना के बराबर होती थी। दे आर नॉट वेरी मच इंडिपेंडेंट, दे हैव टू एक्ट सेम लाइक द लॉर्ड विल डिसाइड। सो ये स्थिति थी इन पीजेंट्स की, राइट। तो मुझे उम्मीद है अब सर्फ और ये भी समझ चुके होंगे कि सर्फ क्या है। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है ये चीजें, ये देखिए सर्फडम और मैनर भी बता दिया है। अब याद रखेंगे भारत में फ्यूडलिज्म था, जिसे हम सामंतवाद कहते हैं, वो था, परंतु भारत में सर्फडम और मैनर नहीं था। यानी कि भारत में कोई ऐसे किले नहीं दिखे जो मैनर, जिनको मैनर कहा जाए। और भारत में कभी भी सर्फडम वाली प्रथा नहीं थी, यानी कि यहाँ के किसान थे जिनसे काम किया जाता था, पर वो अगर वो छोड़ना चाहते थे, भाग जाते थे, तो मतलब वो जा सकते थे, मतलब वो बार बार अपने मालिक से नहीं पूछते थे। तो इतना याद रखेंगे, भारत में सर्फडम और मैनर की प्रथा नहीं थी। आगे देखते हैं। देखिए फ्यूडलिज्म आने का एक और कारण रहा, जैसे मैंने कहा था अराजकता फैली हुई थी पश्चिम यूरोप में। तो पश्चिम यूरोप में क्या होता था कि कहीं ना कहीं मिलिट्री रखनी पड़ती थी। अब देखिए राजा के पास इतना पैसा तो है नहीं, अब ये जो राजा है इसके पास इतना पैसा नहीं है ना कि इतनी बड़ी आर्मी रखे। तो राजा क्या करता था, जमीन दे देता था कि तुम जमीन रखो, जमीन से उपज करो, और वो उपज भी मुझे मत दो, थोड़ा बहुत हिस्सा दे देना, बाकी तुम क्या करना, अपने साथ सेना मेंटेन करो। क्योंकि भाई सेना अगर जब तक मिलिट्री मेंटेन नहीं करेंगे तब तक राजा के ऊपर कोई भी अन्य राजा अटैक कर देगा, क्योंकि अराजकता थी। तो एक कारण ये भी बना फ्यूडलिज्म का कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रखनी पड़ी राजा को, और उसके पास इतना धन होता नहीं था। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक होता था ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसको, जैसे यूरोप में क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि यूरोप में घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर मैं इसको 7वीं शताब्दी से पहले की बात बता रहा हूँ, 7वीं शताब्दी से पहले की बात, बिफोर, घोड़ों का इस्तेमाल होता था सेना में। पर घोड़ों का इस्तेमाल यूरोप क्या करते थे, जैसे रथ खींचने के लिए, जो कैरियट होता था रथ खींचने के लिए करते थे, यानी कि घुड़सवारी, जो घोड़े वाली सेना होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर क्या हुआ, जब मैं अरब आपको पढ़ाऊंगा, अरब एक अलग पहलू है, वो हम बाद में देखेंगे। जब अरब आए, अरब ने यूरोप में आक्रमण किया 7वीं शताब्दी के आसपास, तो अरब घोड़े में बैठकर आते थे और तीर चलाते थे। तो आप इमेजिन करिए, कोई आदमी तलवार लेके लड़ रहा है और पैदल है और सामने घोड़ा आ जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, घोड़े वाला जीतेगा। तब इनको समझ में आया, अरब्स को देख के, कि भैया जो घोड़े होते हैं इनको तो सेना में भी शामिल कर सकते हैं। इसीलिए जो यूरोप वाले हैं 8वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं घोड़ों को भी शामिल करते हैं अपनी सेना में। और कहीं ना कहीं आगे चल के जो विकास होता है, पहले क्या होता था, देखिए ये है आयरन स्टिरअप और ये है हार्नेस। पहले के घोड़े जो अरबी थे वो क्या करते थे, जो आयरन स्ट्रप के बदले वो एक रस्सी जैसी होती थी जिसमें वो अपने पांव का जो अंगूठा होता है उसको लगाते थे और खड़े होते थे, परंतु वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते थे और ज्यादा सामान भी कैरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि घोड़े के लिए जो हार्नेस है वो भी अच्छी नहीं थी। परंतु हल्के हल्के जब एक इन्वेंशन हुआ आयरन स्ट्रप का, अब इसमें क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता था, आराम से काफी देर तक खड़ा हो सकता था और तीरंदाजी कर सकता था। और कहीं ना कहीं जो हार्नेस है, हार्नेस में घोड़े के ऊपर काफी सामान ले जाया जा सकता था, क्योंकि घोड़े को भी दिक्कत नहीं होती थी। तो इस तरह के जब इन्वेंशन होने लगे तो लोग कहीं ना कहीं इन्फेंट्री में कम ध्यान देने लगे, यानी कि पैदल सैनिकों में कम ध्यान देने लगे और घुड़सवारी में ज्यादा ध्यान देने लगे। तो ये भी जो इन्वेंशन हो रहे हैं ये भी कारण बना फ्यूडलिज्म का, क्योंकि घोड़ा मेंटेन करना तो और महंगा कार्य था, इसीलिए और जमीन दी गई, नाइट्स को और जमीन दी गई राजा द्वारा। तो यहां से देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने ज्यादा फैक्टर्स बने। कुछ राजनीतिक थे, क्योंकि अपने आप को स्ट्रांग रखना था। इकोनॉमिक थे, राजा के पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए उसने जमीन दे के कहा कि भैया जब भी मुझे जरूरत होगी तुम आ जाना। और मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री से आयरन स्टिरअप का इन्वेंशन हुआ, हार्नेस बने, तो ऐसे मिलिट्री का जो इन्वेंशन हो रहे थे, इस वजह से भी फ्यूडलिज्म बढ़ा। तो ये कारण बने कि जो फ्यूडलिज्म है उसका विकास हुआ कहाँ, यूरोप में। जो ग्रोथ हुआ फ्यूडलिज्म का वो हुआ, राइट। आगे बढ़ेंगे। आगे चलकर क्या हुआ कि जब समय बीतता रहा तो जो राजा था उसको ये समझ में आ रहा था कि राजा कमजोर होता जा रहा है, जो नाइट है, जो सैनिक रख रहा है वो मजबूत हो रहा है। तो आगे चलकर कोशिश ये की गई कि राजा को शक्तिशाली बनाया गया। परंतु ये सिस्टम, ये जो ट्रेडिशन है, कौन सा ट्रेडिशन, ये फ्यूडलिज्म वाला, वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि आने वाले जो भविष्य के राजा थे उनको ये फ्यूडलिज्म अपने क्षेत्र से निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसने ऐसे पांव जमा लिए थे इस फ्यूडलिज्म सिस्टम में। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो ये है फ्यूडलिज्म सिस्टम। अब ये फ्यूडलिज्म के साथ एक बात और होने लगी, एक मुद्दा और था, वो था चर्चों का। देखिए एक बात ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा था उस समय साइंटिफिक सोसाइटी नहीं होती थी, राइट। तो क्या होता था, लोग डरते थे। और उस समय जो लैटिन भाषा है, देखिए इसको भारत से कंपेयर करके पढ़ेंगे, रेड से मैं भारत, देखिए भारत में एक समय संस्कृत जो होती थी वही वेदों की लैंग्वेज होती थी, मतलब संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण्स को था। और वैसे ही वहां पर जो था सिस्टम, वहां लैटिन का था, यानी कि लैटिन ज्यादातर पोप ही नॉलेज रखते थे। अब क्या होते थे, जो अगर भारत की बात करूं तो यहाँ पर ब्राह्मण्स फायदा उठा देते थे कि भैया वेद में तो ये लिखा है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और जो राजा होता था या कोई भी और प्रजा का जो आम नागरिक है वो उस हिसाब से काम करता था। और वही सिलसिला यहाँ पर भी था, पोप जो कहता था राजा वही करता था, किंग वही करता था। और पोप कहता था तुम्हें इतनी जमीन दान देनी होगी, मोनेस्ट्री मतलब जो धर्म के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं वहां के चर्च के लिए, तो वो जमीन देनी पड़ेगी। तो राजा क्या करता था, इन पोप को काफी जमीन दे देता था, लैंड देता था। और उस समय ऐसा होता था, वो तो आज भी होता है, पर उस समय भी ऐसा होता था, जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड होगी वो उतना शक्तिशाली होगा। और उस लैंड के आधार पर पोप क्या करने लग गया था, पोप कहीं ना कहीं सेना मेंटेन करने लग गया था। और कहीं ना कहीं पोप रिलीजन, धार्मिक बातें छोड़कर, रिलीजन की बातें छोड़कर किस चीज में घुस गया था, पॉलिटिकल मैटर में। कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मुद्दों में घुस गया था। और कहीं ना कहीं एक तरह का ये भी एक फ्यूडल बन गया था, कहीं ना कहीं एक तरह का, है ना। तो यही चीज हुई चर्चों में भी। तो चर्च देखेंगे जो खासकर कैथोलिक, क्योंकि वेस्ट में कौन थे, कैथोलिक चर्च, इनके जो पोप थे
जिनका काम काफी पहले ये रिलीजियस हेड थे, खाली धार्मिक मुखिया थे, पर आगे चलकर जो मैंने बताया इनको लैंड मिली, इन्होंने इस तरह से फायदा उठाया, इन्होंने पॉलिटिकल और मोरल अथॉरिटी ले ली। पॉलिटिकल मतलब कहीं ना कहीं इनके पास शक्ति आ गई थी, राजनीतिक शक्ति आ गई थी, कानूनी अधिकार आ गए थे इनके पास, और कहीं ना कहीं मोरल अथॉरिटी, मोरालिटी का भी फायदा उठाते थे। मतलब ये बताते थे ये सही है, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, इस तरह की बातें ये करते थे। तो आदमी का फायदा उठाते थे मोरालिटी के बेस पे, ठीक है। और देखिए यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक शब्द है जिसे हम कहते हैं सेक्युलर, हिंदी में से कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। माफ कीजिएगा एक सेकंड, सेक्युलर शब्द है, हिंदी में इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष को हमने जो अपने उद्देशिका में लिखा है वो है पंथ निरपेक्ष। यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या डिफरेंस होता है। वो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, वो किसी और दिन मैं आपको बता दूंगा, पर अभी इसको फिलहाल एक ही मानेंगे, इक्वल मानेंगे। देखिए सेक्युलर शब्द यहीं से निकला, जब पोप जो थे इन्होंने बहुत फायदा उठाया धर्म के नाम पर ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में घुसने लगे। तो जब विद्रोह हुआ तो ये तय हुआ, जब आम नागरिकों ने विद्रोह किया तो ये तय हुआ कि धर्म और शासन बिल्कुल अलग काम करेगा, धर्म अलग रहेगा, शासन अलग रहेगा। ये इसका एक मूल परिभाषा है सेक्युलर की, परंतु भारत ने ये परिभाषा नहीं ली है, भारत ने इसकी दूसरी परिभाषा ली है, वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पर से मैंने बता दिया आपको सेक्युलर शब्द निकला। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी शक्ति लेने लगे, गलत काम करने लगे, और इनकी जो वेल्थ है यानी कि जो इनकी पूंजी है, जो पैसा है इनके पास काफी बढ़ने लगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये गलत काम करने लगे। और इसी से जब विद्रोह होता है तो एक नया सिद्धांत आता है जिसे रेनेसा और रिफॉर्म कहते हैं। रेनेसा और रिफॉर्म के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, इसी से जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे ये बातें सारी। तो देखिए यहां से जस्ट ले लेते हैं, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है। देखिए एक यूरोप था, बहुत बड़ा यूरोप था, माइटी एम्पायर, वो 550 से 575 के बीच में टूटा। एक बना वेस्ट जिसको रोम साम्राज्य ही कहा गया, एक बना ईस्ट जिसको बैजेंटीन कहा गया, और इसको कहा गया रोम, ठीक है। अब जो रोम में जो चर्च था ये था कैथोलिक चर्च, और यहाँ का जो चर्च था ये ऑर्थोडॉक्स चर्च था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। और खासकर हम बात करेंगे जो वेस्टर्न यूरोप था, यहाँ पर निकला फ्यूडलिज्म, क्योंकि यहाँ अराजकता थी, मैंने बताया था। इस अराजकता फ्यूडलिज्म को हमने देखा है क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें मिलिट्री रखनी थी, अराजकता थी, मिलिट्री रखनी थी। फिर जो कैवलरी है वो बड़ी, कैवलरी मतलब घुड़सवारी बड़ी, इस तरह से फ्यूडलिज्म बना। फ्यूडलिज्म की मैंने कुछ विशेषता बताई आपको, जैसे सर्फ क्या होते थे, मैनर क्या होते थे, वेसल क्या होता था, फीफ क्या होता था, फीफ मतलब जमीन। तो ये सब बातें मैंने बताई फ्यूडलिज्म, और ये भी बताया कि जो सर्फ और मैनर है ये भारत में नहीं था, ये भी याद रखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जो चर्च थे यहाँ के, जो कैथोलिक चर्च थे, वो आगे चलकर गलत काम करने लगे। मतलब उनको रिलीजियस हेड तो यानी कि धार्मिक मुखिया ही बनना था, परंतु आगे चल के वो पॉलिटिकल और मोरालिटी में भी घुस गए, ठीक है, राजनीतिक और नैतिकता के आधार पर भी वो गलत काम करने लगे। तो अंत में विद्रोह होगा और रेनेसा का जन्म होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। फिर हम नेक्स्ट वाले क्लास में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब इस्लाम का उदय होगा। देखिए जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक ही समय में बहुत सारे वाक्य हो रहे होते हैं, जैसे इसी समय पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसी समय पे आप पढ़ रहे हैं, और इसी समय में कोई व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है। तो इतिहास समझने के लिए हमें पहले एक जो फेसेट है, एक पहलू है, वो पढ़ना होता है। अब हमने ये निपटा दिया यूरोप में क्या चल रहा था, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब वैसे ही हम देखेंगे 7वीं शताब्दी में अरब में क्या चल रहा था, वो नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं इसको एक कॉन्सेप्चुअल वे में समझाने की, जिसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए ये हमारा हरियाणा HCS 2023 का आप देख रहे होंगे संकल्प टेस्ट सीरीज है। इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। 8 सेक्शनल है, 16 फुल लेंथ है, और इट विल कॉस्ट यू अराउंड ओनली 999। देखिए इतना तो बहुत जायज़ है, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसकी इनकम तो होती नहीं है इतनी बहुत, मतलब इन जनरल, तो हम कोशिश करते हैं उस पर लोड ना आए, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट है। जो महक मैम है ये पहले SDM बनी थी हमारे द्वारा, हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके हमारे कोर्स को लेकर, और इन्होंने हमसे काफ़ी गाइडेंस ली थी, और इस तरह से आज ये एक IPS अधिकारी बन गई है, IPS अधिकारी बन गई हैं। तो देखिए लगन ये होती है, ठीक है। आप SDM भी सिलेक्ट होते हैं फिर भी आप पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, तो यही जुनून चाहिए होता है। फिर बाकी हम लोग हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे हरियाणा के जो बजट की जो बुकलेट है, जो टेस्ट है,
वो हमने हमारी जो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे या हमारे जो वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, बुकलेट्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं। तो आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। और यहीं से मैं इस क्लास को फिनिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप हमारे पोर्टल पे जाइए, उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, कहीं भी कन्फ्यूजन है तो। जब तक कन्फ्यूजन होगा आपका मेंस राइटिंग अच्छा नहीं होगा। और अच्छे सिविल सर्विसेज के लिए आपको प्री ही नहीं निकालना है, मेंस भी निकालना है, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने चाह रहा हूँ। जय हिंद,